EFM पेपर है अपना इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साख क्षमता मूल्यांकन, क्रेडिट रेटिंग। सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, साख क्षमता मूल्यांकन क्या होता है। साख क्षमता मूल्यांकन या क्रेडिट रेटिंग एक विचारधारा है, एक रणनीति है और एक विश्वास है जो किसी साख उपकरण में दिए गए मूल्य के संबंध में निर्धारित शोधन क्षमता की व्यक्त करता है। ऋण लेने वालों की ऋण भुगतान क्षमता पहले से निश्चित किए गए चिन्हों द्वारा व्यक्त की जाती है। आजकल प्रत्येक निवेशक अपना धन कम से कम जोखिम वाली श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है और साख मूल्यांकन में प्रतिभूतियों के गुणों का आंकलन करके उनकी श्रेष्ठता, ब्याज और मूलधन के शोधन क्षमता की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। प्राय वही प्रतिभूति श्रेष्ठ मानी जाती है जिसकी प्रतिफल अधिक हो तथा जिसके मूलधन की प्राप्ति का भी पूरा विश्वास हो। साख मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों के गुणों के आंकलन के आधार पर उनकी श्रेष्ठता का श्रेणीकरण विभिन्न सिंबल्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे AAA उसका अर्थ है उच्चतम सुरक्षा, AA उसका अर्थ है उच्च सुरक्षा, BB उसका अर्थ है अपर्याप्त सुरक्षा। निवेशक प्राय उन प्रतिभूतियों को ही पसंद करता है जो श्रेष्ठ अथवा उच्चतम सुरक्षा वाली हों। और क्रेडिट रेटिंग वास्तविक विज्ञान नहीं है, यह कई परिवर्तनशील व्यावसायिक दशाओं के संयोगों का परीक्षण मात्र है और इसकी उपयोगिता क्रेडिट रेटिंग की कुशलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है इसमें साख क्षमता मूल्यांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि साख क्षमता मूल्यांकन परिस्थितियों को क्रय विक्रय एवं रखने की सिफारिश नहीं करता। इसके साथ साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी और कंपनी के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का भी सर्जन नहीं करता है। साख क्षमता मूल्यांकन या क्रेडिट रेटिंग कंपनी को सामान्य उद्देश्य के लिए मूल्यांकन भी नहीं करता है। इसके साथ साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा ऋणी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का सत्यापन भी नहीं किया जाता है और साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के कार्यों का उद्देश्य भी नहीं किया जाता है। और लास्ट जो उसकी परिभाषा होती है, जो विशेषता है वो है कि साख क्षमता मूल्यांकन प्रतिभूतियों की जोखिम का मूल्यांकन एक बार नहीं करता बल्कि प्रतिभूति के पूरे जीवन काल के लिए यह उसका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम निष्कर्ष के रूप में इसकी विशेषताओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि साख क्षमता मूल्यांकन निर्गमनकर्ता की ऋण भुगतान क्षमता को बताता है। नेक्स्ट इसमें साख क्षमता मूल्यांकन के उद्देश्य की कौन कौन से इसके पर्पस हैं। साख क्षमता जो मूल्यांकन के जो पर्पस में हम देख सकते हैं कि ये विनियोक्ताओं को सही, प्रामाणिक और कम लागत में सूचनाएं प्रदान करता है। ये संस्थागत विनियोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। सूचनाओं का संग्रहण करना, प्रोत्साहन करना, उनका और उनके लेखा जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करना और वित्तीय सूचनाओं में सुधार करना, ये भी एक उद्देश्य है। मर्चेंट बैंकर्स, दलाल, अधिकारी आदि की ऋण संबंधी मामलों में मार्गदर्शन करना, अच्छी रेटिंग वाली कंपनी की ब्याज लागत में कमी करना, निर्गमनकर्ताओं को विपणन साधन के रूप में सहायता प्रदान करना और ऋणी को समय समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार से जो साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा विनियोगकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और यह कई परिवर्तनशील और व्यावसायिक दशाओं के संयोगों का भी परीक्षण करता है। नेक्स्ट इसमें साख क्षमता मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। साख क्षमता मूल्यांकन कई प्रकार की हैं, जैसे कि बॉन्ड या ऋण पत्र, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। जब किसी निगम या कंपनी सरकार के द्वारा बॉन्ड का निर्गमन किया जाता है तो इसे बॉन्ड या ऋण पत्र रेटिंग कहा जाता है। दूसरा इसमें समता रेटिंग या इक्विटी रेटिंग। कंपनी द्वारा समता अंशों का जब निर्गमन किया जाएगा तो उसे समता अंशों का निर्गमन क्षमता रेटिंग कहलाया जाता है। नेक्स्ट पूर्वाधिकारी अंश रेटिंग,
प्रेफरेंशियल शेयर रेटिंग, कंपनी के द्वारा पूर्वाधिकारी अंशों का जब निर्गमन है वो पूर्वाधिकारी अंश रेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, व्यापारिक पत्र रेटिंग, कमर्शियल पेपर रेटिंग, यह एक प्रकार का अल्पावधि ऋण कहलाता है। व्यावसायिक पत्र का जो निर्माण करने वाली कंपनियां, वित्तीय कंपनियां, व्यापारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं आदि के द्वारा किया जाता है और इनके उपकरणों की जो रेटिंग है वो व्यापारिक पत्र की रेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, स्थायी जमा रेटिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट रेटिंग। स्थायी जमा कार्यक्रम मध्यम अवधि का असुरक्षित ऋण कहलाता है, इसकी रेटिंग को स्थायी जमा रेटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य रेटिंग या सोवरेन रेटिंग, देश की रेटिंग को कहा जाता है जब कभी कोई ऋण का विस्तार किया जाता है या प्रमुख विनियोग किया जाता है तो इसे मुख्य रेटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट, ऋणदाता की रेटिंग, बोरोअर रेटिंग, ऋणदाता की रेटिंग को ऋणदाता रेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत रेटिंग या इंडिविजुअल रेटिंग, किसी व्यक्ति विशेष की रेटिंग की जाए तो यह व्यक्तिगत रेटिंग कहलाती है। एंड लास्ट है इसमें प्रकार में ढांचागत दायित्व ऋण, स्ट्रक्चरल ऑब्लिगेशन, यह एक प्रकार का दायित्व ऋण है और संपत्ति आधारित प्रतिभूति है। साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी व्यवहार जोखिम के साथ भी निर्धारण करती है। तो इस तरह से साख क्षमता मूल्यांकन के अनेक प्रकार हैं जो हमने देखे। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे साख क्षमता मूल्यांकन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। जो हमें साख क्षमता मूल्यांकन के करते हैं उसके कौन कौन से लाभ हैं और विभिन्न वर्गों को इससे क्या लाभ मिलते हैं। विभिन्न वर्गों में इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ए है इसमें विनियोक्ताओं को लाभ, बी निर्गमनकर्ता को लाभ, सी वित्तीय मध्यस्थों को लाभ और डी नए निर्गमनकर्ताओं को लाभ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनियोगकर्ताओं को लाभ। विनियोक्ताओं को साख क्षमता मूल्यांकन से जो लाभ मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा लाभ है फर्स्ट, जोखिम की जानकारी, नॉलेज ऑफ रिस्क। साख क्षमता मूल्यांकन का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियोगकर्ता को एक सांकेतिक चिन्ह प्रदान करती है और यह चिन्ह देखकर ही निर्गमनकर्ता कंपनी के विषय में जोखिम की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा लाभ है निर्गमनकर्ता की जानकारी, नॉलेज ऑफ इश्यू कंपनी। साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यांकन कार्य करती है और उसका निर्गमनकर्ता कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता, जिससे कि प्राप्त जानकारी सही व प्रामाणिक होती है। थर्ड है विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रतिभूति के मूल्यांकन के पश्चात विनियोक्ता आंख मूंदकर विनियोजन करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे प्रतिभूतियों के विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो लाभ है विनियोक्ता का वो है मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ इंटरमीडिएटर। विनियोजन करने के संबंध में विनियोक्ता को वित्तीय संस्थाएं, प्रतिभूति दलाल, मर्चेंट बैंकर, अभिगोप आदि मध्यस्थों की सेवाओं और सुझावों की उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से एक लाभ है प्रतिभूतियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। विनियोक्ताओं को सही प्रतिभूतियों के चुनाव में साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी से भी सहायता मिलती है। और एक लाभ है विनियोक्ता को सुरक्षा, या हम कह सकते हैं कि सेफ्टी। साख क्षमता मूल्यांकन के कारण विनियोजकों को विनियोगों की सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी लाभ हैं जो कि विनियोक्ताओं को मिलते हैं। विनियोक्ताओं के साथ साथ निर्गमनकर्ता को भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एडवांटेज टू इश्यूअर, निर्गमनकर्ता को कौन कौन से लाभ मिलते हैं उसमें फर्स्ट है इसमें विनियोगकर्ताओं में वृद्धि, ग्रोथ इन इन्वेस्टर्स। कंपनी की यदि साख क्षमता की ऊंची दर है तो उसके कारण विनियोगकर्ताओं की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जाती है। दूसरा लाभ है लागत में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट। जब किसी कंपनी के साख उपकरण की मूल्यांकन दर ऊंची होती है तो उसके बहुत से खर्चे बच जाते हैं और उसके सार्वजनिक निर्गमन की लागत में भी कमी आती है। नेक्स्ट है विपणनशीलता, मार्केटेबिलिटी। ऐसी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए अधिक कोशिश नहीं करनी पड़ती,
निर्गमनकर्ता के लिए ऐसा अवसर महत्वपूर्ण होता है और साख क्षमता मूल्यांकन से प्रतिभूतियों की मांग में भी वृद्धि हो जाती है और अधिक जो है अभिधान भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो लाभ है निर्गमनकर्ता को वह है ब्याज की निम्न दर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी अपनी ऊंची साख क्षमता के कारण जनता से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में भी सफल हो जाती है। नेक्स्ट जो लाभ है सी इसके अंतर्गत है वो है एक वित्तीय मध्यस्थों को लाभ, एडवांटेज टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। पूंजी बाजार में कार्य करने वाले जो विभिन्न वित्तीय मध्यस्थ हैं उनकी प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियों की साख क्षमता मूल्यांकन पहले ही कर लिया जाता है। और लास्ट में जो लाभ मिलता है वो नए निर्गमनकर्ताओं को, एडवांटेजेस टू न्यू इश्यूअर्स। साख क्षमता के मूल्यांकन के कारण जो अनजान निर्गमनकर्ता हैं वो रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पूंजी बाजार में उसका साख उपकरण और उसकी कंपनी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है। पूंजी बाजार में उनकी गुडविल बढ़ती है और अन्य वित्तीय संस्थाएं भी ऐसी कंपनी के प्रति आकर्षित होती हैं। तो हमने देखा कि साख क्षमता मूल्यांकन के कारण समाज के सभी वर्गों को अपनी अपनी तरह से अलग अलग रूप से लाभ मिलता है, लेकिन साख क्षमता मूल्यांकन की सीमाएं या हानियां भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। साख क्षमता मूल्यांकन से उनको क्या क्या हानियां होती हैं। सबसे पहला हानि है उसमें सूचनाओं की गोपनीयता, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। साख क्षमता मूल्यांकन समिति से मूल्यांकन कराने वाली संस्थाएं कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को गुप्त रखती हैं जिसके कारण गुणात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाता और संस्था को प्राप्त श्रेणी अविश्वसनीय मानी जाती है। दूसरा जो नुकसान है वो है वित्तीय सुदृढ़ता की गारंटी नहीं, नो गारंटी फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस। साख क्षमता मूल्यांकन के कारण प्राप्त श्रेणी से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। नेक्स्ट जो नुकसान है वो है गुणात्मकता का अभाव, लेक ऑफ क्वालिटी। पूंजी बाजार, व्यापार उद्योग में गुणात्मक मूल्यांकन नहीं होने से विनियोगकर्ताओं को हानि उठानी पड़ती है और गुणात्मक मूल्यांकन न होने के कारण विनियोक्ताओं को धोखा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि भविष्य पर ध्यान नहीं, नो अटेंशन ऑन फ्यूचर। साख क्षमता मूल्यांकन ये जो क्रेडिट रेटिंग के अंतर्गत किसी भी संस्था के वर्तमान और पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। एक बार श्रेणी प्राप्त होने के बाद भविष्य में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से एक नुकसान है वर्ग में परिवर्तन, चेंज इन ग्रेड। किसी कंपनी को उच्च वर्ग में मूल्यांकन करने के बाद यदि उसकी कार्यप्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी श्रेणी में परिवर्तन भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल दशाओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। यदि बाजार में प्रतिकूल दशाएं हैं तो निर्गम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसके मूल्यांकनकर्ता उसका नीचा मूल्यांकन करेंगे। इससे कंपनी को पर्याप्त कोष नहीं मिलेगा और कंपनी की गुडविल भी प्रभावित होगी। और एक अंतिम जो उसका नुकसान जो दिखता है हमें सीमा या हानि की मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस इन रेटिंग। जब एक ही कंपनी के उपकरण को दो एजेंसियों के द्वारा मूल्यांकित करवाया जाए तो दोनों के परिणामों में अंतर मिलता है। दोनों एजेंसियों द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन में अंतर होने के उपकरण की विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो जाती है। तो सब प्रकार से हमने देखा कि साख क्षमता मूल्यांकन की कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ हानियां हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि भारत में क्रेडिट रेटिंग की क्या स्थिति है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कई साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसियां या क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय में लगी हुई हैं और उसमें से जो मुख्य एजेंसीज हैं उसमें फर्स्ट है इसमें CRISIL, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली साख मूल्यांकन एजेंसी है और इसकी स्थापना 1987-88 में ICICI, UTI, GIC और LIC के संयुक्त प्रयासों से की गई थी। यह
जो एजेंसी है इसका जो मुख्य कार्य है वो निवेशकों को मार्गदर्शन देना है कि कौन सी प्रतिभूतियां या कौन से सात उपकरणों में वो निवेश करें। दूसरी एजेंसी है हमारी IICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारत में इस एजेंसी की स्थापना 1991 में की गई थी। दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण उपकरणों का साख मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। यह भारत की वर्तमान समय में सबसे अनुभवी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। थर्ड है इसमें CARE, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इस मूल्यांकन एजेंसी की स्थापना 1993 में IDBI और वित्तीय कंपनियों के पारस्परिक सहयोग से हुई थी और यह रेटिंग एजेंसी दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋणों की क्रेडिट रेटिंग करती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्रेडिट रेटिंग, सुरक्षित विश्लेषण और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट इसमें फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक अन्य कंपनी है जो कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और लास्ट इसमें ONICRA, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह रेटिंग एजेंसी ओनिडा ग्रुप द्वारा व्यक्तिगत क्रेडिट रेटिंग के उद्देश्य से बनाई गई है और यह एजेंसी व्यक्तिगत व्यवहारों में जोखिम का मूल्यांकन करती है। यह एजेंसी व्यक्तिगत व्यवहारों में जोखिम का मूल्यांकन करने के साथ साथ एजेंसी द्वारा उपभोक्ता सामग्री की रेटिंग के लिए भी सूचना एकत्रित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की जो हमारे यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यदि हम इनके फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, कि भारत में इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का भविष्य कैसा है, तो हम कहेंगे कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो भारत में औद्योगिकरण एवं व्यावसायिक फर्मों के लिए कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, जनता से स्थायी जमाएं ली जाती हैं और कंपनियों द्वारा वित्तीय साधन जुटाए जाते हैं, त्यों तो कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में वित्तीय साधन जुटाने के लिए निवेशकों में उनके धन की सुरक्षा और मूलधन की वापसी का विश्वास जगाने के लिए साख मूल्यांकन संस्थाओं का महत्व भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ा।